गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू KIC। आई एम अभय श्रीवास्तव। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know what is statistics. Basically, this statistics was developed by a scholar, German scholar, Gottfried Eklund in 1749. Therefore, he is known as the father of statistics. So certain things are very basic things that you should know. Statistics का पिता, statistics का father गॉडफ्राइड एक्लॉन को जाना जाता है, जिन्होंने 1749 में स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। और स्टैटिस्टिक्स दो वर्ड से लिया गया। One is called the Latin word status. One is called Latin word status. Second is the German word statics. And the meaning of status and statistics is state. यानी दोस्तों स्टैटिस्टिक्स को स्टेट गवर्न करती थी। दैट मीन्स द किंग ऑफ द स्टेट, यानी प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते थे जस्ट टू नो हाउ मेनी हॉर्सेस दे वांट, कितने घोड़े चाहिए उनको, कितने एलिफेंट्स चाहिए, कितने कैमल्स चाहिए, कितने सारे ट्रूप्स होने चाहिए। तो अपने नंबर ऑफ ट्रूप्स को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ एलिफेंट्स को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ हॉर्सेस को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ वेपन्स को काउंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज करते थे। ओके, बट लेटर ऑन it has been defined by different statisticians in different ways. Basically, statistics is what? In a common sense, for a layman, statistics is a technique, is a method of collecting quantitative information, is a method of collecting quantitative information to achieve predetermined objectives. So students, mind on mind this definition. It's a common definition. It's not given by any top economist and statistician. As a teacher, as an expert of statistics, this is my definition. What is statistics? अगर किसी लेमैन को बताना हो, किसी आम बच्चों को समझाना हो, किसी कॉमन लोगों को समझाना हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है जहां पे हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं। किस लिए कलेक्ट करते हैं? टू अचीव आवर प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, सर्टेन टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज कि स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है। क्या स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है, एक टेक्निक है जहां पे हम सारे इंफॉर्मेशन, जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ नंबर, सारे इंफॉर्मेशन जो नंबर से रिलेटेड है, जो क्वांटिटी से रिलेटेड है, उसे हम सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते हैं। और किस लिए कलेक्ट करते हैं? प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। मतलब जो हमारी पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हम इसे प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम इसे सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं इस डेफिनेशन से किसी भी एक टर्म को डिलीट कर दूं, देन इट कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। Simply I am collecting data is not the statistics.
Simply I am collecting the data is not the statistics. I am collecting data without any information, without any determination of my goal. Again, it is not statistics. मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. मेरे पास कोई गोल नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, और मैं हरिनगर के सारे फ्लैट्स में जाकर वहां की औरतों का हाइट और वेट पूछूं कि यस मैम, व्हाट इज योर हाइट? 5 feet, weight 68 kg. Yes ma'am, what is your height? 5 feet 5 inch, weight 79 kg, 4 feet, age 102 kg, and just collecting the information. तो क्या होगा? उसमें से कुछ औरतें मुझे थप्पड़ भी मारेंगी. वो इसलिए थप्पड़ मारेंगी कि the question is who am I to ask weight and height of any particular woman? किसने बोला मुझे, और मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूं? पर्पस क्या है? मैंने हरिनगर की औरतों का हाइट और वेट क्यों पूछा? क्या किसी ने मुझे ड्यूटी दी है? क्या किसी ने बोला है कि आप बताओ, जाके पूछ कर आओ? और देन आई एम कलेक्टिंग द डाटा. मैंने सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक पेज पे कलेक्ट कर लिया 50 औरतों का. किसी की हाइट 5 फीट की है तो वेट 102 किलो, किसी की हाइट 5 फीट 10 इंच है तो वेट 40 किलो, किसी का हाइट 4 फीट है तो वेट 80 किलो. और जस्ट मैंने इसको किसी भी तरह से नंबर कलेक्ट किया तो ऑफ कोर्स मैंने डाटा कलेक्ट किया, ऑफ कोर्स मैंने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, बट दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. बट इफ आई से आई एम बीइंग appointed by WHO. You might have heard the name WHO, World Health Organization. अगर WHO मुझे ये पर्पस देता है, मुझे ये जॉब देता है कि आप हरिनगर जाओ या आप दिल्ली के किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जाइए and find out how many women have been suffering with obesity's problem. तो work is given. गोल इज प्री डिटरमिन्ड, गोल डिसाइड हो गया. मुझे एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और क्या है ऑब्जेक्टिव? हरिनगर के औरतों का वेट चेक करना कि इसमें कितनी ऐसी औरतें हैं जो मोटापा से परेशान हैं, जिनको ओबेसिटी की डिजीज है. ऐसे सिचुएशन में अगर मैं जाऊं और अपना आई कार्ड दिखाऊं कि who am I and why I am asking this question, मैं कौन हूं और ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, then that lady will give me the proper answer. क्योंकि मुझे एक काम दिया गया है, और ये काम किसने दिया है? WHO ने. WHO ने मुझे अपॉइंट किया है कि आप पता करो कि दिल्ली में हरिनगर में रहने वाली औरतों का कितनी ऐसी औरतें हैं जो ओबेसिटी डिजीज से परेशान. And then I am collecting the data according to the age wise, according to age wise, according to height wise, according to weight wise, and putting the data in systematically and submitting to the WHO. Then it is called statistics. Are you understanding? तो statistics में हमें क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक मेथड होता है, एक टेक्निक होता है, एक मैथ्स का ब्रांच है जहां पे हम सारे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं, और सिस्टमैटिकली कलेक्ट करने का पर्पस होता है प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, देन वी कम टू द पॉइंट. How is statistics defined by a statistician? So statistics is defined in the two sense. Number one, or A, in singular sense. In singular sense.
So students, everyone is knowing the meaning of singular. Single. Singular sense means what? Single. The statistics is a single method. Statistics is a single technique. It is a method of consisting 5 steps. Statistics मैथ का एक सिंगल मेथड है जो 5 स्टेप्स को कवर करता है. स्टेप 1, everyone is knowing. Step 1 is called collection of data. Collection of data. Okay. Second step is called organization of data. Organization of data. Third is presentation of data. Presentation of data. Fourth is analysis. Fifth is interpretation. And some writers have written forecasting. But dear students, forecasting is not the absolute answer. In singular sense, statistics एक मेथड सिंगल मेथड, और यह सिंगल मेथड, यह सिंगल टेक्निक 5 स्टेप्स को इंक्लूड करता है. So there are 5 steps in a single method. There is a 5 steps in a single technique, and these 5 methods are: number 1, collection of data. Data को collect करना. What is your first job? To collect the data. Then organization of data. Data को organize करना, उसको systematically organize करना, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो रॉ डाटा है, उसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया. थर्ड, कलेक्टेड डाटा को प्रेजेंट करना. जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको हम प्रेजेंट करेंगे. फोर्थ, प्रेजेंट करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने का मतलब होता है हम उसे कंपेयर करेंगे, हम उस डाटा को की मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम उस डाटे को इंटरप्रेट करेंगे. तो वंस द 5th स्टेप इज डन, इट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स. अगर हमने किसी एक स्टेप पे काम को छोड़ दिया, हमने फर्स्ट स्टेप ली, जस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स. सिंपली कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, नॉट स्टैटिस्टिक्स. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन and presentation of data, again not statistics. Understand? Collection, present, organizations, presentation, analysis of data is still not a statistics. It would be statistics when finally data is interpreted. I'm giving you a very simple example of these 5 steps. So my school principal says, अभय सर 5 सेक्शन में 200 बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के, और 200 बच्चों ने इकोनॉमिक्स में क्या स्कोर किया, what marks they have got in half yearly examination, give me answer, give me report in statistical form. बताया, ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे ऊपर, एक पर्पस दिया गया. स्कूल, HOS ऑफ स्कूल हैज गिवन मी दिस पर्पस कि स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th. 5 sections are there. In each section 40 students are there. A, B, C, D, E. 5 सेक्शन में 200 बच्चे हैं. 200 के 200 बच्चों ने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसे आप हमें स्टैटिस्टिकल डाटा के फॉर्म में प्रेजेंट करो.
स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपली सारे मार्क्स को एक प्लेन पेज पर लिख कर दे दूं, like someone has got 10, someone has got 50, someone has got 30, someone has got 80, किसी को 80, किसी को 60, किसी को 62, किसी को 72, किसी को 22, किसी को 29, किसी को 27, like this. हमने 200 नंबर एक पेज पे लिखा और अपने स्कूल के HOS को दे दिया. Do you think the HOS can get any conclusion from this page? क्या हमारी प्रिंसिपल, क्या हमारे हेड ऑफ द स्कूल्स इस पेज के जो मार्क्स लिखे हैं उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकता है? नो, नॉट एट ऑल. इज इट पॉसिबल टू फाइंड एनी कंक्लूजन फ्रॉम योर साइड? नो. व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? थिंक. बिकॉज इट इज सिंपली फुलफिलिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? It is fulfilling the first step of the data. ये स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है. हमने सिर्फ डाटा को कलेक्ट किया है, बट डाटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. अब मैं अगर इसी पेज के जो कलेक्टेड नंबर्स हैं, उस पेज के कलेक्टेड नंबर्स को स्टूडेंट्स अगर मैं सेक्शन वाइज ले लूं, सेक्शन वाइज अगर मार्क्स प्रेजेंट करूं इन असेंडिंग ऑर्डर, कि 11th A मार्क्स आर 10, 20, 30 like this. 11th B marks are 22, 38 like this. 11th C marks are 30, 40, 50. 11th D marks are 9, 11 something. 11th E marks are 20, 25 like this. It means कि मैंने कलेक्टेड नंबर्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया. हमने नंबर जो कलेक्ट किया उसको हमने सिस्टमैटिकली क्या किया? ऑर्गेनाइज कर दिया. स्टिल द कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन. जब तक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. इट कुड बी स्टैटिस्टिक्स व्हेन द फाइनल स्टेप इज डन. एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेप? इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा. तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक फाइनल स्टेप ही नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स तो हो ही नहीं सकता. अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट किया. पहले स्टेप में मैंने क्या किया? डाटा को कलेक्ट किया फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस दैट यू विल स्टडी इन द सेकंड चैप्टर. फिर मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज किया. अब मैं इस डाटा को प्रेजेंट करूंगा. सो आई कैन शो दिस डाटा थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स. मैं इसे डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं. मान लो कि मैंने इस डाटा को बार डायग्राम से प्रेजेंट किया. एक्स एक्सिस पे मैंने क्लास को लिया, लाइक A section, B section, C section, D section and E section. ये 5 section लेंगे. And the marks students have got minimum 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. Okay. The maximum marks of the half yearly examination paper is 80 and the minimum is 10. Minimum is 0, but my students have got 10. Now what I am doing? I am presenting that collected data through the bar diagram. Bar diagram is a statistical tool through which data is presented. तो अब मैं इस डाटा को प्रेजेंट करूंगा. तो सपोज A का बार डायग्राम मैक्सिमम 40 तक, B का बार डायग्राम मैक्सिमम 50 मार्क्स तक, C का डायग्राम मैक्सिमम 30 मार्क्स तक, लेकिन D का डायग्राम मैक्सिमम 80 मार्क्स तक, एंड E मैक्सिमम देन 40 मार्क्स. हमने 5 डायग्राम्स बना दिए. हमने 5 बार डायग्राम्स बनाए. स्टूडेंट्स, नाउ इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड कि सर
the performance of D section is better than any other sections of the school. D section का performance सबसे अच्छा है क्योंकि D section में maximum number कितना गया है 80. Understand? The highest number obtained by which section of students? 80. And the minimum number which section is obtained by C? Are you understanding? So after this presentation, I am analyzing, I am comparing. मैं डाटा को कंपेयर कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, मैं डाटा के बारे में बता रहा हूं. क्या बता रहा हूं? मैं डाटा के बारे में ये बता रहा हूं कि डी सेक्शन के बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है और सी सेक्शन के बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट. And then I come to the conclusion in the finally interpreting that the performance of D section is excellent, but the performance of C section is worse. So the more efforts of teachers should be given to the C section, and the other section performance are averages. After doing all these 5 steps, हमने ये 5 स्टेप कर लिया. पहले स्टेप में मैंने नंबर्स को कलेक्ट किया, दूसरे स्टेप्स में मैंने नंबर को ऑर्गेनाइज किया, तीसरे स्टेप्स में मैंने डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया, चौथे स्टेप्स में मैंने एनालाइज किया और पांचवें स्टेप्स में मैंने कंक्लूजन बनाकर दे दिया. तो नाउ दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. नाउ इट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स. अदरवाइज अगर मैं किसी भी एक या दो स्टेप के बाद काम को रोकता हूं तो दिस इज नॉट ऑल स्टैटिस्टिक्स. सो स्टूडेंट्स, in singular sense, statistics is a single method. Statistics is a single method that should be in your mind. Single means एक method, one method which consists of 5 steps, and these 5 steps are, that is called collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation, जिसे आप conclusion भी लिख सकते हो. Is it clear? So now we'll discuss in plural sense. अब हम पढ़ेंगे how is statistics defined in plural sense. Everyone is knowing singular and plural. शादी से पहले मैं सिंगुलर था, yes, और शादी हो गई तो मैं प्लूरल हो गया, और शादी के 2 साल बाद मैं प्लूरल हूं, और 4 साल बाद हस्बैंड वाइफ 2 किड्स, ये फैमिली हो गया. तो सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा. So some economists are saying statistics is not defined in a singular sense. It's a wrong concept. आपको पता है ना, पढ़े लिखे लोग आपस में बहुत लड़ते हैं. That is called intellectual fight. Clear? ये कैटवॉक करते रहते हैं आपस में, कैट फाइट करते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं उनके माइंड्स में आइडियाज बहुत आता है तो आपस में लड़ते रहते हैं. प्लूरल सेंस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट्स ऑफ, क्या बोला मैंने, एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स. बिकॉज सिंगल फैक्ट, सिंगल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन नॉट गिव यू कंक्लूजन. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट कालरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के सामने सिर्फ 80 लिख दूं, 80 in plural sense I'm discussing. अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट के सामने बड़ा सा प्लूरल लिख दूं, लाइक 80 लिख दूं, कैन यू मेक एनी कंक्लूजन विद दिस हेल्प ऑफ 80? इस 80 से क्या आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो? अगर कोई स्कूल अपने स्कूल के बिल्डिंग के बाहर 100 लिखता है, तो क्या कोई स्कूल या कोई पर्सन उस 100 से किसी भी तरह का कंक्लूजन निकाल सकता है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिंगल नंबर कैन नॉट गिव यू द राइट कंक्लूजन. अगर मैंने अपने सेंटर केआईसी के सामने 80 लिखा, तो व्हाट डज दिस मीन 80? 80 क्या है? क्या यहाँ 80 नंबर्स ऑफ टीचर्स टीच करते हैं? क्या यहाँ टोटल स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 80 है? क्या यहाँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
सबके मार्क्स 80% आते। व्हाट इज 80? नथिंग। सिमिलरली अगर कोई स्कूल, एनी स्कूल इन दिल्ली राइट्स 100, सो व्हाट डज इट मीन 100? क्या उस स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स 100 है? क्या उस स्कूल के स्टूडेंट्स हमेशा 100% रिजल्ट लाते हैं? क्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 100 है? क्या उस स्कूल में नंबर ऑफ रूम्स 100 है? 100 क्या है? व्हाट इज दिस 100? व्हाट इज दिस सिंगल नंबर? सो सिंगल नंबर कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स. So in statistics, in plural sense, is the sum of facts. Which type of facts? Quantitative facts. It is the aggregate of quantitative facts. It is the total of quantitative facts. That means when all the quantitative facts are written at one place, all the quantitative facts written at one point, at one place in systematic manner, then it becomes statistics. So they think singular concept is wrong because statistics cannot be a single method. ऐसा ये मानते हैं, ऐसा इनका मानना है. कुछ स्टैटिस्टिशियन के ये मानना है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन इनकम्प्लीट. लेकिन सच पूछा जाए दोस्तों तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट है. सिंगुलर सेंस का भी करेक्ट है और प्लूरल सेंस का भी करेक्ट है. सिंगुलर सेंस के पांचों स्टेप्स करेक्ट है. अगर हम पांचों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स है, और अगर पांचों स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. प्लूरल सेंस भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि हम इसमें सारे क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को एक जगह सिस्टमैटिकली इकट्ठा करते हैं. So dear students, if you concentrate on the definition of statistics in plural sense, you will find certain characteristics. Number one, it is the aggregate of facts. You know the meaning of aggregate? It is the sum of facts. It is the total of facts. Secondly, all facts can be only numerically expressed. यानी जितने भी फैक्ट्स हमने कलेक्ट किया सारे के सारे फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. द फैक्ट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, नॉट इन कैरेक्टर्स. अ गर्ल हैज गॉट 99% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. इट डज नॉट मीन शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल. अ बॉय हु हैज गॉट just 44% marks in economics, it does not mean that boy is ugly. It does not mean that boy is short. It doesn't mean that boy is black. It doesn't mean that boy is dishonest. अरे यार, नंबर को कैरेक्टर से मत जोड़ो. कैरेक्टर अलग चीज है, नंबर अलग चीज है. जिस लड़की को 99 मार्क्स आया उसकी हाइट बहुत छोटी है, देखने में सांवली है, बड़ी ऑनेस्ट सी है. पर जिस लड़की को 33 आया है उसकी हाइट बड़ी अच्छी है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बट वेरी डिसऑनेस्ट. तो हम कैरेक्टर को नंबर से कैसे जोड़ सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. और सेकेंड कैरेक्टर क्या है? द ऑल फैक्ट्स शुड बी ओनली न्यूमेरिकल, ओनली नंबर्स. सारे फैक्ट्स क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए. इफ आई से द पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका इज many more times than that of India, it does not mean the all Americans are very handsome. They have better looks than all Indians. Not possible. हमारे यहाँ बहुत ऐसे एक्टर हैं, बहुत ऐसे स्टार हैं, बहुत ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अमेरिकन एक्टर और अमेरिकन स्टार से ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा हॉट हैं और ज़्यादा अच्छे हैं. मे बी उनकी अर्निंग अमेरिकन अर्निंग स्टार की अर्निंग से कम है. तो याद रखना हमें क्या है, जो डाटा है वो सिर्फ नंबर में होना चाहिए. सो द फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सेकेंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, थर्ड
The third feature of plural sense definition is the numbers should be collected in a systematic manner. अगर नंबर्स को हमने सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट नहीं किया, then forget about result. No one can draw the result. हमने नंबर कलेक्ट किया है 80, 100, 20, 60, 75, 10, 95. Is it a statistics? It is an aggregate of facts. The students have got the marks. They are numbers also. But have I collected in systematic manner? No. So that means the numbers should be collected what? Systematically. अगर numbers को आप systematically collect नहीं करोगे तो statistics वो नहीं. Then the fourth feature that is called the fourth characteristic of this definition is numbers should be collected for predetermined objectives. अगर without any objectives हमने नंबर को कलेक्ट कर लिया, without any objectives, without any goals, अगर हमने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो that is called useless collection of number, wastage of my efforts. अगर मैं अपने स्कूल कैंटीन के बाहर खड़ा हो जाऊं और जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कैंटीन में सबसे पूछते रहूं व्हाट इज योर अर्निंग योर फादर, व्हाट इज योर अर्निंग ऑफ योर फादर, इज देयर एनी पर्पस टू गेट दैट डाटा? क्या कोई पर्पस है मेरे पास? ऑफ कोर्स मैं न्यूमेरिकल नंबर को कलेक्ट कर रहा हूं, पर क्या मेरे पास कोई पर्पस है? नहीं. अगर किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हो जाऊं मैं डायरी लेकर और जितनी लड़कियां बाहर आ रही हैं मेट्रो से मैं उन सबसे पूछता रहूं यस मैम, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर हाइट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, without any goal, so what will they do? They will call the police. If this teacher is the mad. Without any goal, this teacher keeps on collecting the data. तो किसी ने मेरे को कोई गोल ही नहीं दिया. तो first thing, aggregates of facts, first feature. Second feature, should be numerically expressed. Third, the numbers should be collected systematically. And the fourth, there must be goal behind this collection of this number. And the fifth is, it is multiplicity of causes. यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया, जिस डाटा को हमने कलेक्ट किया है उस डाटा के कई कॉजेज है. फॉर एग्जाम्पल आई से इन आवर कंट्री द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर लिविंग, the maximum percentage of people who are below the poverty line is in Bihar. मैं एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, लाइक सपोज 52%. ओके, व्हाट डज इट मीन? क्या 52% पुअरनेस का सिर्फ एक कॉज हो सकता है? So many causes. Maybe the central government has not invested a lot of money in Bihar. Maybe the administration of Bihar is not good. So many causes it can be. The statistics has multiplicity of causes. एक conclusion का कई causes हो सकता है, एक result का कई causes हो सकता है. And the next point, and the last point I would like to say is enumerated and estimated. So everyone is knowing enumerated and estimated कि जो numbers हमने collect किया, जिस numbers को हमने systematically collect किया, उस number को estimate भी किया जा सकता है और enumerate भी किया जा सकता है. मतलब number को count भी किया जा सकता है और number को measure भी किया जा सकता है. और एक point मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा. Being a Babanomics, Babanomics says there should be homogeneity of data. You know the meaning of homogeneous, everyone? Homogeneity of data means when I am collecting the data, data must be homogeneous. So homogeneous is a Latin word. Homogeneous
is a Latin word and the meaning of homogeneous means identical. Homogeneous का मतलब होता है identical, एक समान, एक जैसा, एक तरह से. Clear? Homogeneity of data. Without homogeneity of data, again, statistics cannot be defined. I'm giving a very simple example again. I'm going to calculate the height of the people who are living in Dwarka. The average height of the people who are living in Dwarka city in Delhi. Being an estimator, मैं उस डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं. And I have collected so many numbers, correct? I have collected data systematically, correct? But in that number, including human beings' height, I have included the height of dogs, heights of घोड़े, heights of elephant. So do you think it can be statistics? जब अगर मैंने डाटा पीपल्स का लेना है तो मेरे पास सारा हाइट किसका होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स का. अब उसमें अगर मैं एनिमल का हाइट डाल दूं तो डू यू थिंक एवरेज हाइट कैन बी फाउंड? कैन वी फाइंड द एवरेज हाइट? नो. तो एवरेज निकालने के लिए, कंक्लूजन्स निकालने के लिए, स्टैटिस्टिक्स का निष्कर्ष निकालने के लिए डाटा मस्ट बी होमोजीनियस, यानी आइडेंटिकल डाटा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज लाइक हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, क्लियर, 2 horses, 3 elephant and 4 camels. क्या आप इन पांचों का, इन चारों के हाइट्स का एवरेज हाइट निकाल सकते हो? किसका हाइट निकालो? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हियर? नो. अगर मैं इकोनॉमिक्स का मार्क्स ले रहा हूं, अगर मुझे इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस शो करना है, अगर मुझे इकोनॉमिक्स का रिजल्ट दिखाना है, अगर मुझे इकोनॉमिक्स का एवरेज निकालना है, तो मेरे डाटा में सिर्फ इकोनॉमिक्स का नंबर होना चाहिए. स्टूडेंट्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स का भी नंबर डाल दूं, केमिस्ट्री का भी नंबर डाल दूं, नंबर ही तो है. अब किसी बच्चे को 65 आ गया, केमिस्ट्री का डाल दिया मैंने. किसी को बायो में 80 आ गया, मैंने 80 डाल दिया. किसी को हिस्ट्री में 20 आया, उसको भी डाल दिया. तो कैन आई गेट द रिजल्ट ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स? नो. क्यों? क्योंकि मेरा डाटा होमोजीनियस नहीं है. मेरा डाटा क्या है? हेट्रोजीनियस है. क्या है मेरा डाटा? हेट्रोजीनियस. तो स्टैटिस्टिक्स में कभी भी हेट्रोजीनियस डाटा से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता. अंडरस्टैंडिंग? हेट्रोजीनियस डाटा से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है. इसलिए जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो होमोजेनिटी वर्ड according to Babanomics is the must. So Babanomics says without homogeneity of collection of data, Babanomics, this is my concept. I used to be called by my lovable students as a Baba. So Baba, who is teaching you economics, becomes Babanomics. So Babanomics says without homogeneity, without identical data, no one can get the result. So students, when you define plural sense, again 5 points that should be in your mind. Number 1, aggregates of facts. Aggregates of facts, number 1. Number 2, should be numerically expressed only. Number 3, it should be systematically arranged, systematically corrected. Number 4, it should be collected for predetermined objective. Number 5, it is affected by multiplicity of causes. And the last point I would like to say, so according to my Babanomics, homogeneity of data. So if homogeneity of data is written, your definition of statistics in plural sense is finished. अब हमें पढ़ना है importance of statistics. Students, आपने देखा होगा कि statistics as a subject is in geography, statistics as a subject in economics, statistics as a subject in psychology, statistics as a subject in maths. हर जगह पढ़ा जाता है. अब सब जगह का तो हमने ठेका तो ले नहीं रखा. So being an economics teacher and being you all people have taken economics, तो हमें ये पढ़ना है importance of statistics in economics. So there are so many importance.
शायद अगर मैं काउंट करूं तो 10-20 तो हो ही जाएगा, पर आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है 11th क्लास में। अगर आप ये 4-5 पॉइंट जानते हो, यूं आंसर लिख के आ जाओगे। सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। हम अपने कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, जो हम पॉलिसी बनाते हैं वो वेग है, विदाउट एनी बेसिस बनाते हैं? आपको क्या लगता है बस सुबह गवर्नमेंट उठी और कोई पॉलिसी बना दी? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट उठी और फैमिली प्लानिंग बना दी? नो, गवर्नमेंट अपना सारा का सारा पॉलिसी इकोनॉमिक डाटास के बेस पे बनाती है। अगर गवर्नमेंट को यह पता चल जाए कि पिछले 10 सालों में 8 ही लेंगे, पिछले 8 सालों में द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज इंक्रीज्ड। अगर गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है कि 24 करोड़ लोग जो पहले गरीब नहीं थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद उनका काम ठप हो गया और वो गरीब हो गए, ये डाटा गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है कि दोज हु आर पुअर और दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन is the policy of the government. They can take loans from the commercial banks at the free of cost. At free rate of interest, they can borrow loan up to 5 lakhs to do their own business. It's the policy. It's the economic decision. It's the economic policy of the government. तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट से, कंट्री से डाटा कलेक्ट किया है। So if there is no data, no policy can be formed. अगर कोई डाटा ही नहीं है तो पॉलिसी कहां से बना पाएंगे? विदाउट डाटा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना ऐसा ही काम है जैसे अंधेरी रात में काली बिल्ली को अंधे के द्वारा पकड़ा जाना। हाँ, अंधेरी रात में बिल्ली काली है और एक अंधा उसे पकड़ रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। So what Babanomics is saying, if you want to make any economic policy, you must have very good collection of data. आपके पास true data होना चाहिए और collection of data होना चाहिए systematic. तो first point is making economic decision and economic policy. Secondly, making economics law. Students, first of all, you should know the difference between laws and policy. There is a fundamental difference between law and policy. To pay the tax in India is economic law. Tax pay करना economics में एक law है। अगर हम tax pay नहीं करते, it means I'm doing crime. I must be punished under the section ABCD, जो भी हो, I don't know. Law वाले बता देंगे आपको। But छोटा परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली इज द हैप्पीएस्ट फैमिली। हम दो हमारे दो इज अ पॉलिसी, इज अ फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। दिस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम दो हमारे दो है और हमने 2 और बच्चे पैदा कर दिए तो इसके लिए कोई जेल की सजा नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट मीन्स दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज राइटिंग सो मेनी स्लोगन्स, and you might have seen the slogans in different hospitals, in different platforms, in different banners. I have seen also so many differences. I have seen a very good slogan for controlling population, BB rakho tip top and after 2 full stop. BB rakho tip top and after 2 full stop. 2 बच्चे होने चाहिए तो BB आपकी टिप टॉप होगी. It's the way to motivate, to control the population. So why is government taking such type of decision? Because the data says the growth rate of population keeps on increasing. India का growth rate of population up to
2011 was in the second phase of demographic profile. The second importance in economics is making laws. So many laws in 11th class you will study. Law of production, law of demand, law of supply. So you might be knowing the law of demand. What is this law of demand? That quantity demand for a commodity like X is a function of price of X. So this law states as price of X increases, so quantity demand decreases. But who told? Marshall. So do you think it came into Marshall dream, this concept? क्या मार्शल के सपने में आया था ये? लिख दो ये. ऐसा नहीं. मार्शल ने इस पे सर्वे किया होगा, मार्शल जी ने इस पे रिसर्च किया होगा, मार्शल ने इसे लॉ बनाया. इट इज द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड मार्केट में क्या होती है? कम हो जाती है. इट इज ट्रू फॉर यू, ट्रू फॉर मी, ट्रू फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं कि इंडियंस के लिए ट्रू है और अमेरिकन के लिए फॉल्स. इट इज ट्रू देन ट्रू फॉर एवरीवन. सो इकोनॉमिस्ट आर मेकिंग लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा. मार्शल ने इस लॉ को प्रूफ करने के लिए कम से कम हजारों लोगों का सर्वे किया होगा, कई प्रोडक्ट्स पे सर्वे किया होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाती है? कम होती जाती है. सो सेकेंड फंक्शन क्लियर. थर्ड फंक्शन इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. यू नो हु इज डूइंग फोरकास्ट? A person who is the fortune teller, जो भाग्य बताता है देश का. Economic forecaster. So who is economic forecaster? Baba. So Babanomics says that this year the price of wheat in market is going to be high. On the basis of what? On the basis of the collection of data. I'm giving you very simple example, students. मान लो, imagine करो कि इंडिया में द टोटल डिमांड फॉर व्हीट, द टोटल डिमांड फॉर व्हीट इज द डिमांड फॉर व्हीट. ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस आई हैव टेकन प्राइस. सो डिमांड फॉर व्हीट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द चेंज इन प्राइस, एंड दिस इज द total supply of wheat in India, and both are cutting at the point E. So E is the equilibrium point, and at rupees 500 per quintal in our country, 10,000 million tons wheats are demanded and supplied. Imaginary example. Imagine the data says because of poor monsoon, because of flood in Punjab, Haryana, poor monsoon in Bihar and UP, drought in Tamil Nadu. Such type of irrelevant seasons you might find in India. हमारे कंट्री में तो ऐसा होते रहता है. एक जगह सूखा आता है, दूसरी जगह बाढ़ हो जाता है. होता है या नहीं होता है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर इकोनॉमिस्ट को ये बात पता चल गया कि इस साल व्हीट का प्रोडक्शन कम होने वाला है, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों कि जब व्हीट का प्रोडक्शन कम होगा तो व्हीट की सप्लाई भी कम होगी और डिमांड तो कम नहीं होगी. व्हीट इज ए नेसेसरी गुड. अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 खाएंगे ही खाएंगे. ऐसा नहीं कि हमने टीवी में न्यूज सुना कि पंजाब में बाढ़ आ गया और बिहार में सूखा पड़ गया तब मैं ब्रेकफास्ट में 1 रोटी खाना शुरू कर दूंगा. जब जो खाते हो खाएंगे, देखा जाएगा जो होगा. अब सडनली क्या हो गया? मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट पता चल गया कि व्हीट की सप्लाई कम होने वाली है. तो एज सप्लाई डिक्लाइंस, सप्लाई साइड शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड. अब हमने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया. पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था? ई पे था. क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई से. पहले मार्केट व्हीट का कहाँ इक्विलिब्रियम था? ई पॉइंट पे. व्हीट का इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था? 500 पर क्विंटल. व्हीट की क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 10,000 मिलियन टन्स. अब व्हीट की सप्लाई कम हो गई. अब व्हीट की सप्लाई मार्केट में कम होकर मान लो
5000 मिलियन टन हो गई। मेरे दोस्तों, इतनी इकोनॉमिक्स सबको पता है कि डिमांड 10,000 मिलियन टन है और सप्लाई 5,000 मिलियन टन है। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो जो वीट सेलर्स हैं वो वीट को ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे या कम प्राइस पे बेचेंगे? सो ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे। अंडरस्टूड है? सो आई नो इकोनॉमिक्स, यू पीपल नो द इकोनॉमिक्स, आई फोरकास्ट इट। मैंने बता दिया, मैंने बोल दिया कि आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन में या अगले 3 महीने के बाद वीट का प्राइस दिल्ली में इंक्रीज होगा। तो हाउ डिड आई से दिस? बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा। मेरे पास डाटा है, मेरे पास डाटा की अवेलेबिलिटी है कि डाटा 10,000 मिलियन टन हमारी डिमांड है और सप्लाई घटकर 5,000 मिलियन टन हो गया, तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया। ये मेरी फोरकास्टिंग है। तो पीपल स्टार्टेड सेइंग मी, इकोनॉमिक्स बाबा आपने एकदम सही बोला, फ्यूचर में वीट का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो दैट बिकेम पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं होता, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होता कि बिकॉज ऑफ द पुअर मानसून एंड फ्लड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ व्हीट हैज डिक्लाइंड, तो स्टूडेंट्स हम क्या बता पाते? कुछ बता ही नहीं पाते आपको। Was it possible to tell me the fortune of the future of the wheat price? तो मेरी भविष्यवाणी फेल हो जाती है और मैं नकली बाबा हो जाता। लेकिन मैं असली बाबा क्यों बन गया? क्योंकि मेरे पास डाटा था, और जब डाटा है तो ऑटोमेटिकली मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग इकोनॉमिक डिसीजन ऑल्सो, इकोनॉमिक प्राइस, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, economics will equilibrium. So everyone is knowing the meaning of equilibrium means state of balance, the point from where no one wants to change, जहां पे मार्केट बैलेंस हो, जहां से मार्केट से लोग चेंज नहीं करना चाहते। कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास डिमांड का डाटा है और हमारे पास सप्लाई का डाटा है, तो जहां दोनों इक्वल होगा मैं इक्विलिब्रियम डिसाइड कर लूंगा। अगर हमारे पास डिमांड का डाटा है और सप्लाई का डाटा, अगर हमें ये पता है कि $1 इक्वल्स 80 रुपीज, यानी $1 का प्राइस 80 रुपीज है और 80 रुपीज पे इंडिया में टोटल डॉलर डिमांडेड इज 100 बिलियन। इंडिया में डॉलर की डिमांड 100 बिलियन है, यानी 80 रुपए के रेट पे इंडियंस 100 बिलियन डॉलर खरीदना चाहते हैं और अमेरिकन 100 बिलियन डॉलर सप्लाई करना चाहते हैं। बात हो गई, ताली बज गया, आंसर आ गया कि $1 इक्वल्स 80 रुपीज, मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने जो मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम बताया वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे बताया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जनरली 5-6 नंबर में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो आपको 5 या 6 पॉइंट सुंदर सा लिख देना। सो अगर आप ये 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हो, अगर आप ये सारे पॉइंट्स हेल्प एक्सप्लेन करते हो, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं कर सकता? कौन से ऐसी चीज है जो स्टैटिस्टिक्स के औकात के बाहर है? वेल स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि लिमिटेशन क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है और कैरेक्टर्स क्या होता है। जनरली आई हैव सीन कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर्स इन एग्जामिनेशन, फंक्शंस को लिमिटेशंस में लिख देते हैं, इंपॉर्टेंस को लिमिटेशन में लिखते हैं, लिमिटेशन को इंपॉर्टेंस में लिखते हैं, इंपॉर्टेंस को कैरेक्टर्स में लिखते हैं। मेरे कुछ अपने कैरेक्टर हैं एज ए इकोनॉमिक्स टीचर। मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, ज्यादा बोलता हूं, ये मेरे अपने कैरेक्टर्स हैं। लिखना कम पसंद करता हूं, मेरे कैरेक्टर्स हैं। एज ए इकोनॉमिक्स टीचर मेरा इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और मेरी लिमिटेशन क्या है कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता। तो क्या ऐसा चीज है जिसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकता? देयर आर मेनी पॉइंट्स, और मेनी पॉइंट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। अगेन आई विल डिस्कस 5 to 6 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। यानी दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं डिस्कस कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव कलेक्शन को, डाटा को डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स से किसी का कैरेक्टर का पता नहीं चलता। कैन यू फाइंड
द एवरेज ऑफ ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, व्हाइटनेस, ब्लैक, हाइट एंड एवरीथिंग। पेट्रोटिज्म, किसी का एवरेज निकाल सकते हो? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी? नॉट पॉसिबल, बोथ आर कैरेक्टर। अब इसका हम स्टैटिस्टिकल डाटा कैसे प्रेजेंट करें? तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बताता है, किसी भी तरह का क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को हम स्टैटिस्टिक्स में ऐड नहीं करते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर को डिस्कस नहीं करते। सेकेंड ड्रॉबैक एंड सेकेंड लिमिटेशन इज सिंगल नंबर कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। किसी भी सिंगल नंबर या सिंगल यूनिट को स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता। किसी सिंगल नंबर या सिंगल यूनिट से हम स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी सिंगल नंबर और सिंगल यूनिट से हम कोई राइट कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, और जब तक हम राइट कंक्लूजन्स नहीं निकालते, दिस नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। द थर्ड पॉइंट, इट इज ओनली बेस्ड ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स कभी भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट एवरेज के ऊपर बेस्ड है। इसलिए फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे पढ़ोगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सारे एवरेज के बेस है। फिर आपको कोरिलेशन पढ़ना होगा, फिर इंडेक्स नंबर पढ़ना, वो सारे एवरेजेस। एंड एवरेज नेवर गिव यू एब्सोल्यूट आंसर, एवरेज ऑलवेज गिव्स यू रिलेटिव आंसर। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक रिलेटिव आंसर। I say the average income of American is 10 times more than that of average income of Indians. It does not mean all Indians are poor than that of American. आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया की एवरेज हाइट इंडिया की एवरेज हाइट से ज्यादा है, स्टैटिस्टिक्स सेज कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों का एवरेज हाइट इंडिया में रहने वाले लोगों के एवरेज हाइट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जितने रहने वाले लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में जितने रहने वाले लोगों से छोटे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से ज़्यादा लंबे होंगे। इफ आई से द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्कूल इज better than or more than the average school B, average marks of B. Suppose I'm taking two schools, A and B, A senior secondary school and B senior secondary school. तो अगर मैं ये करता हूं कि A का स्कूल के बच्चों का एवरेज मार्क्स B के बच्चों के एवरेज मार्क्स B स्कूल के बच्चों के एवरेज मार्क्स से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि B में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट्स का मार्क्स A में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट्स के मार्क्स से कम होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी एक ए स्कूल में होंगे जिनका मार्क्स बी स्कूल के स्टूडेंट से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। आप क्रिकेट के एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी इनकम के एग्जाम्पल ले सकते हो। हमेशा स्टैटिस्टिक्स एवरेज रिजल्ट देता है और एवरेज रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि एवरेज रिजल्ट is lacking mathematical accuracy. The next drawback of the statistics is prone to be misused. Statistics को misuse किया जा सकता है, statistics को गलत ढंग से यूज किया जा सकता है। Suppose being an estimator and enumerator, I am going to collect the data in a school from where I have been passed out. अगर सीबीएसई ने मुझे उस स्कूल में डाटा कलेक्ट करने के लिए भेजा जहां पे मैं टीचर हूं और या जहां से मैंने पास आउट हुआ है, तो हो सकता है मैं गलत डाटा कलेक्ट कर लूं। इट डिपेंड्स ऑन माय मोरल, इट डिपेंड्स ऑन माय ओन कैरेक्टर। तो अगर मैं डाटा को गलत कलेक्ट करूंगा, डाटा का इंफॉर्मेशन गलत लूंगा, तो ऑब्वियसली हमारा कंक्लूजन भी गलत आएगा और मैं बायस्ड हो सकता हूं, गलत डाटा कलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मान लो मुझे ये भेजा गया कि आप इस पर्टिकुलर एरिया जहां मैं बिलोंग करता हूं, द्वारका को बिलोंग करता हूं, मुझे ये बोला गया कि आप द्वारका में रहने वालों का एवरेज इनकम निकालो और बसंत विहार में रहने वालों का एवरेज इनकम निकालो।
सिंस आई लिव इन द्वारका, द्वारका से बहुत प्यार है मुझे, मेरी वाइफ भी द्वारका की रहने वाली है, तो मैं क्या करूं, जिसकी इनकम 15,000 होगी मैं 50,000 लिखूंगा, जिसकी इनकम 18,000 होगी मैं 80,000 लिखूंगा, और बसंत विहार में जिसकी इनकम 80,000 होगी उसका मैं 18,000 लिखूंगा, बिकॉज आई एम द एन्यूमरेटर, मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। इफ आई एम बेस्ट, द रिजल्ट मस्ट बी बेस्ट। अगर मैंने डाटा गलत कलेक्ट किया है तो रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी प्रोन टू बी मिसयूज्ड। स्टूडेंट्स, स्टैट्स को गलत ढंग से भी मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार टीवी डिबेट में जब कांग्रेस और बीजेपी के दो स्पोक पर्सन बोलते हैं तो कई बार वो डाटा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेमिंग खेलते हैं। वो बताते हैं हमारे समय में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, सीधा डाटा। दूसरी पार्टी बोलती नहीं हमारे समय में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। तो करेक्ट डाटा नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि लोग डाटा के साथ मिस हैंडलिंग करते हैं, गलत डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को मिसयूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? सो certain points you can write in limitation. Students, if you have any doubt in this first chapter, you are most welcome to Babanomics classes in KIC, and my phone number is 9873331110, or you can contact me at my email ID Abhay Srivastava 46@gmail.com। इस पे आप जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इन दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। KIC के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम। मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो दैट इज कॉल्ड चैप्टर 2। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।